हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है हेमरेश क्लासेस। एंड आज हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। फिलहाल देखो, जहाँ पे हमने लिविंग वर्ल्ड, ह्यूमन बॉडी, प्लांट लाइफ, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये सारी चीज़ें कर ली है ना। ये आप अगर इसको देखो, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को, ये तो मेरे चैनल की पहली वीडियो थी, तो इसको देख लेना, ठीक है। इसको अगर किसी ने नहीं देखा हो तो देख लेना। अच्छा, अब हम करने वाले हैं यूनिवर्स, ठीक है। करेंगे फूड भी करेंगे, उसके बाद नेचुरल फिनोमेना। पहले यूनिवर्स करेंगे, नेचुरल फिनोमेना करेंगे उसके बाद, ठीक है। और प्लैनेट्स यूनिवर्स में ही आ जाएगा। और उसके बाद ये सारी चीज़ें कवर कर लेंगे, फटाफट से करेंगे। तो यूनिवर्स पे चलते हैं, ठीक है। चलो, तो यूनिवर्स सबको पता है, ब्रह्मांड। और हमारे यूनिवर्स में बहुत चीज़ें इंक्लूडेड हैं, जैसे मून, स्टार्स, सन, प्लैनेट, ठीक है। प्लैनेट में हमारी अर्थ, हमारी गैलेक्सी, हमारी बहुत, मतलब यूनिवर्स एक पूरा ब्रह्मांड जिसे हम कहते हैं। तो उसमें हमें सिर्फ प्लैनेट्स नहीं पढ़ना है, प्लैनेट्स तो बाद में आता है बहुत, ठीक है। उसके उसके पहले मून्स हैं, मून है, उसके पहले स्टार्स है ना। इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो इनके बारे में जान लेते हैं। मून मून जो है ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है इन द नाइट स्काई। इन द नाइट स्काई की बात कर रहे हैं, ठीक है। ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई, इसको बताने की जरूरत नहीं है हिंदी में। उसके बाद मून डजंट हैव इट्स ओन लाइट। अच्छा, मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती है। जो भी मून पे हमें, जो मून हमें दिखता है, एक्चुअली में हमें क्यों दिखता है, इसलिए नहीं क्योंकि मून की कोई लाइट है, वो लाइट चमका रहा है, जी नहीं। बल्कि वो सन की लाइट होती है जो मून पर पड़ रही है, ठीक है। तो उसकी लाइट की रिफ्लेक्शन, सन की लाइट की जो रिफ्लेक्शन है, वो एक्चुअली में हमें दिखाई देती है, ठीक है। तो यहाँ पे मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती है। मून हमसे कितना दूर है? इट इज़ दिस मच किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। हमसे वो 384,400 किलोमीटर्स की दूरी पर है, जिसको मैं कहूँगी 3,84,400 किलोमीटर। और उसके बाद है, मून हैज़ डिफरेंट वेरियस फेजेस। देखो क्या होता है कि हमें मून ऐसे सर्कुलर शेप में होता है ना, स्फेरिकल शेप में होता है, बास्केटबॉल जैसे। और मून हमें हर बार ऐसा सर्कल में नहीं दिखता। हमारे आसमान में, हमारे स्काई में हमेशा, हमें नाइट में, रात में मून हमेशा सर्कल में नहीं दिखता। कभी वो हमें आधा दिखता है, कभी वो हमें थोड़ा सा दिखता है, कभी हमें वो फुल दिखता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि मून हमें दिखता भी नहीं है। तो ये इसीलिए है क्योंकि मून के वेरियस फेजेस हैं, ठीक है। कुछ कुछ दिन बाद मून अपने रंग को बदलता रहता है। एक्चुअली में मून क्या अपने रंग को बदल रहा है, वो सिर्फ इस उस पे होता है कि सन की कितनी लाइट मून पर पड़ रही है, उस पर डिपेंड करता है मून हमें कितना दिख रहा है। जितनी लाइट सन की मून पर पड़ेगी, उतनी ही लाइट हमें दिखेगी, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो मून हैज डिफरेंट वेरियस फेजेस। सबसे पहले न्यू मून आता है, जिसको हम अमावस्या कहते हैं, और आप याद रखेंगे न्यू मून है, ठीक है। न्यू मून यानी कि मून हमें दिख नहीं रहा है, उस दिन हमें मून नहीं दिखता। वी कांट सी मून एट ऑल, ठीक है। मून, वी कांट सी मून एट ऑल। दैट डे इज नोन एज न्यू मून डे, क्योंकि हमें मून, देखो मून विजिबल नहीं है, और उस दिन से न्यू मून शुरू होता है। यानी कि उस दिन तो मून नहीं दिख रहा है, पर न्यू मून डे स्टार्ट हो गया है, यानी कि अगली बार से, अगले दिन से हमें थोड़ा 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 दिखता चला जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड एज न्यू मून डे। और इसमें नो मून विजिबल। उसके बाद राउंड या फिर फुल मून जिसे हम कहेंगे, वो होता है जिसको हम पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, ठीक है। अमावस्या, पूर्णिमा, ये सब हमने ना, ये टर्म्स मैंने नागिन सीरियल में बहुत सुने हैं। अमावस्या की रात है, आज नागिन रंग बदलेगी, ठीक है। पूर्णिमा की रात है, आज नागिन नहीं दिखेगी, मतलब पता नहीं क्या क्या। तो ये चीज है पूर्णिमा, जहाँ पे फुल मून दिखता है, यानी कि हमें ये मून पूरा दिखता है, ठीक है। पूरा सर्कुलर मून दिखता है। और होल डिस्क ऑफ द मून वंस इन अ मंथ्स टाइम, यानी कि महीने में एक बार दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो यहाँ 15 तारीख को आज हमें क्या कहते हैं, फुल मून दिखा। उसके बाद जाकर के फुल फुल मून फिर हमें अगली ही महीने दिखेगा 15 तारीख में, ठीक है। तो इस तरह से होता है फुल मून। अच्छा, तो इसका जो टाइम है, फुल मून इज विजिबल इन 29 डेज। आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है 29 डेज। इन कैलेंडर इट्स अबाउट अ मंथ्स टाइम, यानी कि ये है कि ये पूरी लाइन आपकी कैलेंडर उसमें एनसीईआरटी में, तो इसको समझना कि 29 डेज में वैसे दिख जाता है, और कैलेंडर के हिसाब से वो मंथ लग जाते हैं, ठीक है। अपना हिसाब किताब होता होगा भाई, ठीक है। तो आप ये लाइन याद रखना। अब हम फेजेस ऑफ मून पढ़ेंगे कि जो मून है वो किन किन फेजेस में हमें दिखता है, ठीक है। देखो, अगर फेजेस ऑफ मून की आपको ढंग से समझना है कि फेजेस ऑफ मून की लाइट जितनी, देखो सिंपल सी बात है, हमें उतना मून दिखता है जितने की लाइट, हम जितने की सनलाइट उस मून पर पड़ रही है,
उतना ही मून हमें विजिबल होता है। इसकी पूरी जानकारी के लिए यूट्यूब पे आपको बहुत सी वीडियोस मिलेंगी, वहां से फेजेस ऑफ मून समझ लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको फेजेस बताऊंगी, ठीक है। तो देख लेते हैं अपन लोग फेजेस। देखो, अर्थ है बीच में, और उसके बाद यहाँ से फेजेस अगर हम स्टार्ट करें, ये अर्थ है, ठीक है। और सबसे पहले हम नो मून से स्टार्ट करेंगे, नो मून डे से। यहाँ पे क्या है, काला काला बिल्कुल मैंने बनाया हुआ है, इसका मतलब हमें मून नहीं दिख रहा है, ठीक है। रात है, मून नहीं दिख रहा है। अच्छा, उसके बाद जब हम थोड़ा दिन बढ़ते हैं, 3 से 4 दिन के अंदर ये हमारा क्रीसेंट मून हमें दिखता है। वैक्सिंग क्रीसेंट मून जिसे कहते हैं। वैक्सिंग क्रीसेंट मून मतलब मून का इतना पार्ट हमें दिखता है। क्रीसेंट ये चीज होती है इतनी, अगर जैसे पोर्शन बनाते हैं, ये जो पोर्शन हम बनाते हैं ये क्रीसेंट है ना। तो वैक्सिंग क्रीसेंट का मतलब क्या है कि बढ़ रहा है, ठीक है। क्या बढ़ रहा है, मून का मतलब अभी यहाँ में बिल्कुल भी विजिबल नहीं था, अब मतलब इतना विजिबल हो गया है। तो इसका मतलब क्या है कि मून हमें इतना विजिबल कम से कम हुआ, तो मून का साइज मतलब पहले बिल्कुल भी नहीं था, अब इतना दिख गया, ठीक है। तो वैक्सिंग यानी कि थोड़ा सा बढ़ा, ये चीज है। तो वैक्सिंग क्रीसेंट मून यहाँ कहते हैं। उसके बाद और इंक्रीज होकर के मतलब रिफ्लेक्शन और थोड़ी पड़ती है कुछ दिन के बाद, तो ये फर्स्ट क्वार्टर हम बोलते हैं इसको, फर्स्ट क्वार्टर मून। और ये हमें हाफ दिखता है, फिर हाफ दिखता है। देखो इस साइड से, साइड भी याद रखनी है, यहाँ हमें इस साइड दिख रहा है और यहाँ हमें इस साइड दिख रहा है ना, तो ये याद रखना है। तो फर्स्ट क्वार्टर मून क्या बोलता है, फर्स्ट क्वार्टर मून आपका ये चीज है, ठीक है। हाफ मून हमें दिखाई देता है। और हमारे कौन सी साइड पे दिखाई दे रहा है, ये हमारा अगर मेरा साइड है तो ये राइट हैंड साइड पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद आएगा थोड़ा सा और बढ़ेगा, उसके बाद हमें गिब्बस मून दिखाई देगा। वैक्सिंग गिब्बस मून यानी कि अब देखो यहाँ साइज, इतना साइज था, अब ये थोड़ा और बढ़ गया, ठीक है। अब ये थोड़ा और बढ़ गया, इस तरह से हो गया, थोड़ा और बढ़ गया, तो उसको गिब्बस बोलेंगे। गिब्बस मतलब थोड़ा गिब्बस गिब्बस गुब्बा गब्बर, थोड़ा ये लगाओ स्वेलिंग टाइप है ना, मून की स्वेलिंग हो गई, फूल गया थोड़ा और मून है ना, थोड़ा और दिखने लग गया, तो वैक्सिंग गिब्बस। उसके बाद थोड़ा सा और दिखता है, तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा दिख जाता है, फुल मून डे हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। फुल मून डे। उसके बाद क्या होता है, जब ये फुल मून दिख गया, उस दिन के बाद से मतलब यहाँ से नो मून से, तो मून का जो साइज है वो बढ़ता चला जा रहा था, अब न्यू मून से जो मून का साइज है वो घटता चला जाएगा, ठीक है। अभी कैसे होगा ये चीज देखो, ये जो फुल मून है, ठीक है, फुल मून है, पूरा मून दिख रहा है। उसके बाद वेनिंग गिब्बस मून हो गया। वेनिंग मतलब थोड़ा श्रिंक कर गया। अब मून जो है यहाँ से इतना, हमें इतना नहीं दिखाई दे रहा, इतना पोर्शन यहाँ का नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि सिर्फ हमें इतना दिखाई दे रहा है, ठीक है। वेनिंग गिब्बस मून। उसके बाद और भी घट गया तो ये हमें हाफ दिखाई दे रहा है। अब और भी ज्यादा घट गया तो ये हमें ऐसा दिखाई दे रहा है। अब ये भी घट गया तो फिर से नो मून आ गया, ठीक है। तो ये चीज आप लर्न कर लेना, इनके इसको लर्न कर लेना, नाम को लर्न कर लेना, ठीक है। थर्ड क्वार्टर, वेनिंग क्रीसेंट मून, वेनिंग क्रीसेंट मून, फिर नो मून, फिर वैक्सिंग। वैक्सिंग मतलब थोड़ा अब बढ़ने लग गया, ठीक है। फर्स्ट क्वार्टर, फिर वैक्सिंग गिब्बस थोड़ा और बढ़ गया, फिर फुल मून दिखाई दे गया, उसके बाद वेनिंग आ गया यानी कि श्रिंक होने वाला गिब्बस आ गया, फिर थर्ड क्वार्टर आ गया, फिर वेनिंग क्रीसेंट आ गया, ठीक है। तो ये फेजेस ऑफ मून आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, आफ्टर नो मून। अच्छा, ये वही चीज है जो मैंने अभी आपको बताई कि आफ्टर नो मून साइज ऑफ मून स्टार्ट्स इंक्रीजिंग टिल फुल मून कम्स, यानी कि यहां से स्टार्ट होकर के यहां तक साइज जो है इंक्रीज होने लगता है। और जब फुल मून पर आ जाते हैं, आफ्टर फुल मून साइज ऑफ मून स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। फुल मून के बाद वापस से साइज जो है डिक्रीज करने लगता है। अब बात करेंगे कि मून जो है अर्थ के अराउंड, सभी को पता है कि अर्थ के चारों ओर मून घूमता है, ठीक है। और अर्थ की सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट मून ही है, ठीक है ना। तो अर्थ की एक सैटेलाइट होती है और वो है मून। तो मून रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ। मून जो है अर्थ के चारों ओर कितने दिनों में घूमता है, 27.3 डेज के करीब घूमता है, इतने दिन ले लेता है। और मून अपने एक्सिस पे भी रोटेट करता है जिस तरह से अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, ठीक है। एक्सिस का रोटेट पता है ना आपको, ऐसे ऐसे अपने अपने ही एक्सिस पे रोटेट कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। और रिवॉल्व मतलब ये मान लो अर्थ है तो मून इसके चारों ओर रिवॉल्व करेगा, ठीक है, इसके चारों ओर मून रिवॉल्व कर रहा है। तो ये हो गया। अच्छा, तो ये भी अप्रोक्स 27.3 डेज ही लेता है, रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों सेम टाइम पीरियड कंटेन कर लेते हैं, ठीक है।
चलो आगे देखते हैं, ये सब आप खुद कर सकते हो। देखो मून सरफेस डस्टी होता है। जब देखा गया था मून को जाकर के स्पेस में, तो मून का सरफेस डस्टी और बैरन बताया गया था। उस पे बहुत ही क्रेटर्स थे, डिफरेंट डिफरेंट साइज के गड्ढे वड्ढे थे। मून है स्टीप एंड हाई माउंटेन्स भी हैं उस पर। मून के पास कोई एटमोसफेयर नहीं है, कोई वाटर नहीं है। और सबसे पहले मून पर स्टेप करने वाले अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे जिनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एंड उन्होंने 21 जुलाई 1969 पर पैर पहला रखा था। उसके बाद हम स्टार्स के बारे में बात करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली स्टार्स, ठीक है। तो स्टार्स हैव देयर ओन लाइट। देखो मून की अपनी लाइट नहीं थी, पर स्टार्स की अपनी लाइट खुद की होती है। उनके ऊपर कोई रिफ्लेक्शन वगैरह नहीं पड़ती है किसी सन वन की, उनकी अपनी खुद की लाइट होती है। और स्टार्स हमें बहुत छोटे दिखते हैं, हम जानते हैं हमें स्टार्स बहुत छोटे दिखते हैं आसमान में। और छोटे वो क्यों दिखते हैं, वो एक्चुअली में छोटे होते नहीं हैं, वो बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन वो हमें छोटे इसलिए दिखते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत दूर होते हैं। ये बचपन वाली बातें हैं यार, बिल्कुल बचपन वाली, 6th 7th में पढ़े होंगे हम, है ना। तो हमें स्टार्स बहुत क्या होता है, छोटे दिखते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत दूर होते हैं। अब आप सन बोलोगे कि सन भी एक स्टार होता है, फिर वो हमें क्यों इतना बड़ा दिखता है एज कंपेयर्ड टू दी स्टार्स। जब हम स्टार्स से कंपेयर करते हैं तो सन हमें बड़ा दिखता है, और हालांकि सन भी एक स्टार है। तो ऐसा क्यों? देखो सन स्टार है, लेकिन सन हमसे नजदीक है, तो हमें वो दिखता है बड़ा, ठीक है। अब वही प्लेन की बात होगी, प्लेन हमसे बहुत ऊंचा उड़ता है तो हमें छोटा सा दिखता है। प्लेन हमारे कभी कभी बहुत बड़ा बड़ा दिखता है, तो वो हमारे नजदीक उड़ रहा होता है ना। तो वही चीज है। आगे बढ़ेंगे। स्टार्स जो है, स्टार्स मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और यहाँ पे इसको मेंशन करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि बाकी जो चीज़ें जैसे अर्थ हो गया, ये वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, ठीक है। अर्थ जो है हमारी वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, लेकिन जो स्टार्स हैं ये ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं। यानी कि राइजेज इन ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट। सन जो है ईस्ट में निकलते हैं, राइज होते हैं, और वेस्ट में जाकर छुप जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये देखें कि कितना कैसे किलोमीटर क्या है, देखें कितना दूर है भाई। जो सन है वो 150 मिलियन किलोमीटर दूर है हमसे, ध्यान रखेंगे सारे। वन इतना किलोमीटर दूर है, इसको पढ़ वढ़ लेना क्या है ये नंबर सिस्टम, सर से पूछ लेना अपने। मैंने ये लिखा है 150 मिलियन किलोमीटर अवे है अर्थ से। और जो स्टार है, और स्टार में भी हम नियरेस्ट वाले स्टार की बात करें अगर, कि मतलब बहुत सारे स्टार्स में से भी जो सबसे उन सारे स्टार्स में से मिलाकर के जो भी नज़दीक वाला स्टार होगा हमसे, नियरेस्ट, अल्फा सेंटोरी, ये जो है हमसे इतना किलोमीटर दूर है। अब आप खुद देखो, ये पता नहीं कितने जीरो लगाए हुए हैं, इसको किलोमीटर में पढ़ना भी मुश्किल है, ठीक है, फ्रॉम अर्थ। तो इसका क्या मतलब है कि भाई इसको किलोमीटर में एक्सप्रेस भी नहीं किया जा सकता, ये इतनी जीरो जिसमें लगा दी और इतना डिस्टेंस है। तो इसीलिए इतनी बड़ी यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए एक टर्म आया, लाइट ईयर्स। तो लाइट ईयर्स में मतलब कि हम स्टार्स के डिस्टेंस वगैरह को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। लाइट ईयर क्या होता है? मतलब ये होता है कि एक ईयर में लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। मान लो मैंने यहाँ से कोई रोशनी फेंकी, ठीक है, मैंने यहाँ से कोई रोशनी फेंकी, और 1 साल बाद वो मुझे रोशनी कहाँ दिखेगी? लाइट ट्रैवल कर रही है, मैंने टॉर्च जलाई, मतलब कोई भी लाइट यार, ठीक है। और अब वो लाइट 1 साल बाद मुझे कहाँ दिखेगी जा करके? तो वही लाइट ईयर होता है, ठीक है, कि लाइट ईयर मतलब 1 साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है, उसका वो मतलब होता है लाइट ईयर्स। अच्छा, तो अगर मैं इसका लाइट ईयर निकालूं तो मेरा आएगा 4.3 लाइट ईयर्स। तो मतलब कि स्टार्स जो हमसे दूर हैं वो है 4.3 लाइट ईयर्स दूर है। और जो ये सन है, तो आप खुद देखो, जब मैंने इसको लाइट उसमें निकाला तो 8 लाइट मिनट्स आ रहा है, ये 4.3 लाइट ईयर्स आ रहा है, और ये 8 लाइट मिनट आ रहा है। तो आप देख रहे हो कि सन हमसे कितना नजदीक है और स्टार्स हमसे कितना दूर है। तो यही चीज है कि इसलिए स्टार्स हमें छोटे दिखाई देते। तो ये डिस्टेंस आप याद रखना। नेक्स्ट आएंगे हम कि एक स्टार है जो बिल्कुल भी मूव नहीं करता है। एक स्टार है स्काई में, देखो मैंने अभी बताया कि स्टार्स जो है मूव करते हैं कैसे, अपना ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं, ठीक है। लेकिन एक स्टार है जो बिल्कुल मूव नहीं करता है, और वो है पोल स्टार, और जिसको हम नॉर्थ स्टार के नाम से भी बुलाते हैं। डायरेक्शन ऑफ पोल स्टार इज ऑलवेज इन द नॉर्थ डायरेक्शन। ये क्वेश्चन भी आया था आपका, पता नहीं DSSS में आया था शायद, कि पोल स्टार की डायरेक्शन क्या है, तो नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है।
स्टार्स फ्रॉम ग्रुप्स, देखो स्टार्स फ्रॉम नहीं फॉर्म है। अच्छा, अब जब बहुत सारे, तो कुछ कुछ 7 से 8 या 10 या 15 जितने भी स्टार्स हैं, कुछ ऐसे स्टार्स हैं जो ग्रुप्स बना लेते हैं, और उन ग्रुप वो ग्रुप्स जो हैं एक शेप बना लेते हैं, और उन शेप को बोला जाता है कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हम आसमान में देखते हैं कभी, तो हमें क्या होता है, हम कहते हैं ना, अरे ये देखो कुछ ऐसी शेप में दिखाई दे रहा है, कुछ टाइगर जैसी शेप में दिखाई दे रहा है, कोई कहेगा अरे नहीं कुछ त्रिशूल जैसी शेप में दिखाई दे रहा है। तो वो क्या है, वो एक्चुअली में कॉन्स्टिलेशंस हैं। स्टार्स ने क्या किया है, ग्रुप्स बनाकर एक शेप फॉर्म कर ली है, और वो शेप क्या है, कॉन्स्टिलेशन कहलाती है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की शेप्स हैं। अच्छा, पहली है उर्सा मेजर। उर्सा मेजर, जिसको हम बिग, बहुत सारे नाम हैं, जिसको हम बिग डिपर कहते हैं, जिसको हम ग्रेट बियर भी कहते हैं, जिसको हम सप्तऋषि भी कहते हैं। तो ये सारे नाम आप याद रखोगे। ठीक है। अच्छा, फॉर्म्ड विद 7 प्रोमिनेंट स्टार्स। 7 प्रोमिनेंट स्टार से ये बना होता है, और ये हमें समर के टाइम में दिखता है इन इवनिंग्स। समर के टाइम में दिखता है इन इवनिंग्स, मतलब ये लगा लो कि अर्ली नाइट में, यानी कि 8-9 बजे के करीब हमें समर में ये दिखाई देता है। ओके, ये चीज हो गई। फॉर्म्ड विद 7 स्टार्स से बनता है, ये याद रखेंगे आप। और ये हमें कुछ इस तरह का दिखाई देता है, ये हमें कुछ इस तरह का दिखाई देता है। आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे, इसको मैं बताती हूँ कैसे। एक ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। एक स्टार इधर है, और फिर एक स्टार इधर है, एक स्टार इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, और एक बीच में है। ठीक है। अब देखो ये क्या लग रहा है, ये कुछ डिपर जैसा लग रहा है, डिपर जैसा भी लग रहा है ये। ठीक है, ये हमें अपनी एनसीईआरटी की बुक में अगर आप देखोगे तो ये कुछ इस तरह से ग्रेट बियर की शेप में भी है। और सप्तऋषि को देखोगे, अगर सप्तऋषि बोल तो मतलब कि 7 स्टार से बना हुआ है ना, और उर्सा मेजर इसे बोलते हैं। अच्छा, तो ये जो 3, ये ना आपका एक तरीके से आप ये लगा लो कि क्या बोलूँ उसको मैं, बिग डिप जो डिपर होता है आपका, वो डिपर का ये जो चीज़ है ये हैंडल है, और ये जो चीज़ है ये बाउल है। ठीक है, हैंडल में 3 स्टार्स हैं, 1 स्टार, 2 स्टार, और आपका यहाँ पे 3 स्टार्स। ये 3 स्टार्स है, और जो बाउल है आपका यहाँ पे 4 स्टार्स है। और ये कैसा है, ये एक बिग लैडल और क्वेश्चन मार्क जैसा भी दिखाई देता है। तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है इनमें से, कि बिग लैडल जैसा कौन दिखाई देता है, क्वेश्चन मार्क जैसा कौन दिखाई देता है, ग्रेट बियर जैसा कौन दिखाई देता है, डिपर जैसा कौन दिखाई देता है, सप्तऋषि जैसा कौन दिखाई देता है। तो आप क्या बोलेंगे भाई, उर्सा मेजर ही ऐसा है जो इनमें सब में दिखाई देता है। ठीक है, ये आपने चीजें समझी। तो उर्सा मेजर कुछ इस तरीके की शेप का होता है। ठीक है जी, तो यहाँ क्लियर हुई। अच्छा, आपको पता है ना ये लैडल, लैडल मतलब, लैडल कुछ नहीं है, लैडल एक डीप स्पून आप कह सकते हो उसको। स्पून है एक तरीके की जिसका एक लॉन्ग हैंडल होता है। तो उसी तरह से ऐसी डिपर है आपका, डिपर भी यही चीज होती है, कुछ स्पून टाइप्स जैसे आप कह लो, जिसका लॉन्ग हैंडल होता है। ठीक है, जिससे हम कुछ पी सकते हैं, पी लेते हैं। ऐसे ही कोई चम्मच हो गई जिसका कुछ डीप में जाकर के ये चीज़ है, बाउल है ना, डीप में जाके। ये स्पून क्या है यार, देखो ये स्पून है, ये ऐसी स्पून होती है ना, ये स्पून होती है, अजीब सी बना दी है मैंने। तो ये क्या है, ये बाउल ही तो है एक तरीके का, डीप जिसमें गड्ढा हो रखा है ना, और ये हैंडल है आपका। तो ये चीज़ है उर्सा मेजर। ठीक है, ये पहला कॉन्स्टिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली में सारे कॉन्स्टिलेशंस में से। अच्छा, नेक्स्ट आपको चीज़ मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमेशा पूछा जाता है कि जो ये उर्सा में जो आपका पोल स्टार है, जो मूव नहीं करता कभी, है ना, उसकी लोकेशन अगर हमें निकालनी है, वैसे तो हमें पता है वो नॉर्थ डायरेक्शन में रहता है, पर वो मूव नहीं करता है। तो अब हमें पता करना है कि भाई किस पोजीशन पे है, मान लो पता करना है, तो उसकी पोजीशन को पता करने के लिए उर्सा मेजर बहुत हेल्पफुल है। ये वाला जो कॉन्स्टिलेशन है, जो ग्रुप ऑफ स्टार्स है, वो बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो, वी कैन लोकेट पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ उर्सा मेजर की हेल्प से हम पोल स्टार को लोकेट कर सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ पोल स्टार डू नॉट चेंज इवन इफ उर्सा मेजर डायरेक्शन इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। ये इमेज आप जरा ध्यान से देखना, ये इमेज में उर्सा मेजर बना हुआ है, आपका कॉन्स्टिलेशन बना हुआ है। ये मैं लाइन बनाऊंगी ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये चीज़ है। ठीक है, ये इस तरह से उर्सा मेजर बना हुआ है।
ठीक है। और अब आप देखो ये लाइन जो है कैसे, ये जो लाइन है, ये दो स्टार्स, ये वाले जो दो स्टार्स हैं इनके थ्रू ये लाइन सीधी गई और यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे पोल स्टार है। ठीक है, तो इसी तरह से ये किसी भी, ये कहीं पे भी हो, ये उर्सा मेजर कहीं पे भी हो, हम इन दो पॉइंट से पोल स्टार की लोकेशन को लोकेट कर सकते हैं। पोल स्टार हमेशा इस पोजीशन पे ही रहता है, चाहे ये कितनी भी पोजीशंस चेंज कर ले। मैं आपको दिखाऊं अगर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस चीज को कि पहले उर्सा मेजर कहाँ था, यहाँ था, तो हमने लाइन सीधी यहाँ से ड्रॉ करी तो पोल स्टार यहाँ आया। फिर उर्सा मेजर यहाँ गया तो फिर इस वाली लाइन से, मतलब वही दो स्टार से हमने फिर लोकेट किया तो पोल स्टार हमें फिर यहीं मिला। अब और आगे बढ़ा उर्सा मेजर, अब फिर यहाँ दो स्टार्स देखे, यहीं मिला, और यहाँ पे भी देखे फिर यहीं मिला। तो पोल स्टार हमेशा इसी पोजिशन पर है एंड पोल स्टार इज नॉट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, इट्स ऑलवेज इन द नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, इसलिए इसको नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका कॉन्स्टलेशन है ओरियन एंड उसको हम हंटर भी बोलते हैं। ये 7 और 8 ब्राइट स्टार से बना होता है और ये हमें विंटर्स में दिखता है और लेट इवनिंग में दिखता है। पहला वाला हमें समर्स में दिख रहा था और अर्ली इवनिंग में दिख रहा था, ये वाला हमें विंटर्स में दिखता है और लेट इवनिंग्स में दिखता है। ये भी 7 और 8 ब्राइट स्टार से बना होता है। ठीक है, और आपका ओरियन कुछ इस तरह से दिखता है जो मैंने बनाया हुआ है। स्टार की पोजीशन देखना बस, ठीक है, सिर्फ स्टार की पोजीशन, ये अरे ये है आपका ओरियन। ठीक है, अच्छा, ये जो चीज है, ये वाली चीज यानी कि इतनी, ये जो चीज है ये, अरे अरे यार सॉरी, ये जो इतनी चीज है, इतनी चीज, ये बेल्ट है हंटर की। ठीक है, ये क्या है आपकी बेल्ट है हंटर की, जिसमें 3 स्टार्स इन्वॉल्व है। और नीचे वाला ये जो पोर्शन है, ये वाला, ये एक क्वाड्रिलेटरल की तरह है जिसमें 4 स्टार्स इन्वॉल्व है। अगर हम इन स्टार्स को काउंट करें तो 4 और ये 3 कितना हुआ, 4 5 6 7, 7 स्टार्स हुए, पर यहाँ लिखा है 7 और 8 स्टार्स। तो ये जो बीच वाला स्टार है ये भी कभी कभी आ जाता है, काउंट कर लेते हैं इसको। ठीक है, अच्छा, अब इस ओरियन से हम, एक स्टार है हमारा जिसको हम कहते हैं सीरियस। ठीक है, साइरियस, सीरियस कुछ भी कह लो। इस स्टार को हम इसकी ओरियन की हेल्प से स्टार की लोकेशन फाइंड आउट करते हैं। जैसे हम पोल स्टार की लोकेशन फाइंड आउट करते हैं, ऐसे ही हम ये जो बीच के स्टार्स हैं इनसे सीधी लाइन पे सीरियस है और ये ब्राइटेस्ट स्टार है स्काई का, ये आप को याद रखना है, ब्राइटेस्ट स्टार स्काई का सीरियस ही है। ठीक है, इतना आपने समझ लिया। अब नेक्स्ट है हम कैसियोपिया पे, ये नदर्न स्काई में आपको देखने को मिलेगा और ड्यूरिंग विंटर अर्ली नाइट, और लुक्स लाइक डब्ल्यू और एम, ये डब्ल्यू और एम की शेप में आपको दिखेगा। ठीक है, ये इतना ज़रूरी नहीं है इसीलिए मैंने इसको ज़्यादा इस पे वो नहीं किया, तो आप इतना याद रखना बस। नेक्स्ट हम बढ़ जाते हैं सोलर सिस्टम पे। फाइनली आप कहोगे सोलर सिस्टम पे हम पहुंच गए। तो सोलर सिस्टम में जब हम पहुंचे तो हमने देखा हमारे पास कितने प्लैनेट्स हैं, आप खुद देख लो, हमारे पास 8 प्लैनेट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लैनेट्स आर देयर। और ये प्लैनेट्स जो है सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। इन प्लैनेट्स की सैटेलाइट होती है, अपनी अपनी सैटेलाइट्स होती है, किन किन के पास नहीं होती है, किन्हीं किन्हीं के पास बहुत होती हैं, ठीक है, किन्हीं किन्हीं के पास कुछ होती हैं। ठीक है, कुछ सन से नजदीक है, कुछ सन से दूर है। जो नजदीक है, इतनी अगर हम इनकी बात करें तो ये इनर प्लैनेट्स हैं। ठीक है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स इनर प्लैनेट्स है, बाकी वाले जो दूर हो गए ये आउटर प्लैनेट्स हो गए। ठीक है, चलो बात करेंगे एक एक की। अगर देखो यहाँ पे अगर मैं कहूँ इसमें से सबसे लार्जेस्ट आपको कौन सा प्लैनेट दिखाई दे रहा है, तो आप खुद बता सकते हो। इसमें सबसे बड़ा आपको जुपिटर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज भी आप याद रखोगे। सबसे छोटा यहाँ पे आपको मर्क्यूरी देखने को मिलेगा, जो मर्क्यूरी है वो सबसे छोटा होता है। ठीक है, और ये आप कह सकते हो कि सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा जो शाइन करता है या फिर सबसे ज्यादा जो ब्राइट है वो आपको मर्क्यूरी दिखेगा, क्योंकि सन के बिल्कुल करीब है ये, तो सारी जो रेज हैं ये सन की इस पे पड़ जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बोल सकते हो। अदरवाइज वैसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, आपको ये पूछा जाएगा कि स्मॉलेस्ट कौन है, सबसे लार्जेस्ट कौन है। तो इसके लिए आप जो है इस चीज को याद रखेंगे, इस चीज को याद रखेंगे, नीचे वाली चीज को, लार्जर टू स्मॉलर के उसमें मैंने इसको अरेंज किया है। जुपिटर सबसे बड़ा है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपट्यून है। ठीक है, इतना आप ये पोजीशन, ठीक है, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा और उससे छोटा।
ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद देखिए, अगर अर्थ है, फिर वीनस है, फिर मार्स है और फिर मर्क्यूरी है, यानी कि मर्क्यूरी सबसे छोटा है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि फिफ्थ लार्जेस्ट बताइए, सोलर सिस्टम में फिफ्थ लार्जेस्ट बताइए, तो आप कौन सा बताएंगे? अर्थ को बताएंगे, क्योंकि सबसे पहले जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस, फिर नेपट्यून और फिर है अर्थ, जो कि फिफ्थ पॉइंट पे है और फिफ्थ लार्जेस्ट है। तो इसको आप याद रख लो बिल्कुल कि ये लार्जर टू स्मॉलर के उसमें मैंने अरेंज किया हुआ है सीक्वेंस में, ठीक है। चलो एक एक के बारे में पढ़ेंगे और फटाफट से इसको कंप्लीट करेंगे। एक चीज आप और याद रखेंगे कि मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट है जिसको हम एस्टीरॉयड बेल्ट कहते हैं, ठीक है। कौन सी बेल्ट कहते हैं? एस्टीरॉयड बेल्ट कहते हैं। फाइन, तो चलो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मर्क्यूरी से। जल्दी जल्दी कर लेंगे। मर्क्यूरी देखो सबसे पास है सन के, इसकी अपनी कोई सैटेलाइट नहीं है, ये स्मॉलेस्ट प्लैनेट भी है सोलर सिस्टम को, और सन के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए, ऐसे सन के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए ये कितना टाइम लेता है? 88 डेज लेता है। और रोटेट अपने एक्सिस पे भी सारे रोटेट करते हैं, ठीक है। तो अपने एक्सिस पे रोटेट करने के लिए ये 59 डेज लेता है सब। उसके बाद चलेंगे वीनस पे। वीनस जो है मर्क्यूरी और अर्थ के बीच में होता है। मर्क्यूरी और अर्थ के, हाँ, मर्क्यूरी और अर्थ के बीच में वीनस आपको दिखाई देगा। और ये जो है क्लोजेस्ट है किसके? अर्थ के। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये मान लो आपका वीनस है, ये आपका अर्थ है और ये आपका मर्क्यूरी है। तो ये जो है क्लोजेस्ट है अर्थ के, ठीक है। इसको हम मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहते हैं, इसको हम अर्थ की ट्विन भी कहते हैं। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार और अर्थ की बहन जिसे हम कहते हैं वो भी हम कहते हैं। ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी बोला जाता है। वैसे तो मैंने आपको बताया कि मर्क्यूरी पे सन की बहुत ज़्यादा लाइट पड़ती है, इसको हम इसको शाइनी जो है वो ब्राइट कह लें तो सबसे ज़्यादा ब्राइट मर्क्यूरी ही है। पर जैसे एनसीईआरटी में ये भी मेंशन है ना कि जो वीनस है वो आपका ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, बाकी सब भूलेंगे कि ब्राइटेस्ट प्लैनेट जो है वो वीनस है, ठीक है। वो तो मैंने उससे बताया ना कि जो सन की लाइट से ब्राइट हो रहा है मर्क्यूरी। वीनस जो है इसका अपना है, तो ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, इसकी अपनी कोई सैटेलाइट नहीं है। और ये जो वीनस है ये रोटेट करता है ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट। कौन रोटेट करता है? वीनस। बाकी जितने भी प्लैनेट है वो वेस्ट से ईस्ट रोटेट करते हैं, पर जो ये अपना वीनस है ये ईस्ट से वेस्ट रोटेट करता है, ठीक है। इसी तरह से मैंने आपको स्टार्स का भी बताया था, स्टार्स भी ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखोगे। अच्छा, प्लैनेट, ये जो वीनस है ये एक ऐसा प्लैनेट है जो कि मून की तरह फेजेस शो करता है, ठीक है, मून की तरह ही फेजेस शो करता है। ये रिवॉल्व करने में 225 डेज, रोटेट करने के लिए 243 डेज, ठीक है। एक चीज आपको और याद रखनी है कि ब्राइटेस्ट के साथ वीनस आपका हॉटेस्ट प्लैनेट भी कहलाता है, ठीक है। हॉटेस्ट प्लैनेट भी वीनस ही कहलाता है। वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी वीनस ही है। तो ये सब नोट डाउन कर लो, ये बहुत जरूरी है, कंफ्यूज करते हैं फिर बाद में। नेक्स्ट हम अर्थ के बारे में बात करेंगे कि ब्लू प्लैनेट इसको कहते हैं, ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट, सबको पता है। ये अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। सारी जो स्टार्स हैं आपके, वो ईस्ट टू वेस्ट है। अभी हमने वीनस के बारे में पढ़ा, वो क्या था? वो भी आपका ईस्ट टू वेस्ट था, ठीक है। याद है आपको ना, ईस्ट टू वेस्ट था। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, ईस्ट टू वेस्ट था। और अर्थ आपका लेकिन वेस्ट टू ईस्ट है, ठीक है। और उसके बाद बात करेंगे कि एक रेवोल्यूशन में वो 365.26 डेज लेता है। रोटेशन के लिए वो 24 आवर्स यानी कि एक दिन लेता है अपने एक्सिस पे रोटेट करने के लिए। ये जो रेवोल्यूशन है वो सीजन कॉज करते हैं, यानी कि रेवोल्यूशन जो हमारा अर्थ का होता है उसकी वजह से ही सीजन आते हैं, यानी कि ऋतु है जिसे हम कहते हैं। और जो रोटेशन है उसकी वजह से डे और नाइट होता है। अर्थ अपीयर्स ब्लू ग्रीन फ्रॉम स्पेस। अगर हम स्पेस से देखें तो अर्थ हमें ब्लू ग्रीन नजर आती है ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम वाटर एंड लैंड मासेस ऑन इट्स सर्फेसेस। सिंपल सी बात है, जो अर्थ का सरफेस है उस पर वाटर है, लैंड मास वगैरह है, तो इसकी वजह से जो हमारी अर्थ है वो हमें ब्लू ग्रीन, स्पेस से वो हमें ब्लू ग्रीन दिखाई देती है, ठीक है। उसके बाद है इक्वेटोरियल प्लेन। जो ये अर्थ है उसका जो इक्वेटोरियल प्लेन होगा इज इंक्लाइंड टू द ऑर्बिट ऑफ 23.5 डिग्री, ठीक है। 23.5 डिग्री पे इंक्लाइंड है, टिल्टेड है वो,
इक्वेटोरियल प्लेन, ये आप याद रखेंगे सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करेंगे मार्स पे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि या ये चीज आपको आई होप समझ तो आई होगी ना कि मतलब ब्लू ग्रीन किस लिए दिखता है स्पेस से। अगर हम देखें अर्थ हमें ब्लू ग्रीन दिख रही है क्योंकि जो वाटर और लैंड मास है सरफेस पे उसके, उसका जो वाटर और लैंड मासेस का जो रिफ्लेक्शन आता है उसकी वजह से ब्लू ग्रीन दिखती है। वाटर ब्लू है आपका, लैंड मास वगैरह ग्रीन उसमें काउंट हो जाएगा ना, तो ब्लू ग्रीन ऐसा हमें अपीयर होता है। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल घुसना है हमें। जितना लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ कंटेन करता है जितना आप कि आपको पता होना चाहिए यूनिवर्स के बारे में, ये सब कुछ है आपका इसमें, और इसी में से क्वेश्चन निकल जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है। मार्स जो है रेड प्लैनेट कहलाता है, इसकी अपनी अच्छा अर्थ की सैटेलाइट जो है वो मून है, ठीक है, वन सैटेलाइट। मार्स जो है रेड प्लैनेट है, इसकी 2 नेचुरल सैटेलाइट्स होती हैं। उसके बाद जुपिटर आता है, जुपिटर भैया लार्जेस्ट प्लैनेट है। उसके बाद लार्जेस्ट, इतना लार्जेस्ट है कि मतलब कि 1300 अर्थ, अर्थ कितनी, एक नहीं 1300 अर्थ उसमें समा सकती हैं। उसके बाद मास जो है इसका, यानी कि जुपिटर का जो मास है, जो वेट है, वो कम से कम हमारी अर्थ से 318 गुना है उसका वेट, उसका मास। जुपिटर की बहुत सी सैटेलाइट्स होती हैं, और उसमें से जुपिटर की सारी सैटेलाइट्स में से जो सबसे बड़ी सैटेलाइट है वो गैनीमेड सैटेलाइट है। और ये जो गैनीमेड सैटेलाइट है वो एक्चुअली में सैटेलाइट्स में से भी सबसे बड़ी है, सारी सैटेलाइटों में से सबसे बड़ी गैनीमेड है। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया। यहाँ पे रेवोल्यूशन के लिए जुपिटर टाइम लेता है 12 साल का, करीब 11 मंथ्स, 11 मतलब 11 साल और 11 मंथ्स, तो करीब अप्रोक्स 12 साल हम कह सकते हैं। रोटेशन में टाइम लेता है वो कम से कम 10 घंटे का, जिसको हमने अगर अप्रोक्स हम 10 घंटे कहते हैं, बिल्कुल हमें एग्जैक्ट बताना हो तो 9 hours 56 minutes। ठीक है, तो ये चीजें आपने याद रखनी है। ठीक है, और जो जुपिटर की बहुत सी सैटेलाइट्स होती है, तो जो नॉन सैटेलाइट्स है वो अभी तक शायद 79 सैटेलाइट्स है, ये 79 ही है, 79 ही है। ठीक है, वैसे पूछा नहीं जाता है कि जुपिटर की कितनी सैटेलाइट्स है, पूछा जाएगा तो आपको 79 ही मार्क करना होगा, जिसमें से गैनीमेड जो है वो लार्जेस्ट है। नेक्स्ट मूव करेंगे, सैटर्न पे आए हम। सैटर्न जो है येलोइश प्लैनेट है, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है अपनी रिंग्स की वजह से, क्योंकि ये सैटेलाइट है और इसके जो ऐसे करके, कितना गंदा बनाया है यार, है ना, ये सभी को पता है, बना नहीं रही मैं, है ना, ऐसे ये इसकी रिंग्स होती हैं, इसके चारों तरफ रिंग्स घूमती रहती हैं, जिसकी वजह से बहुत सुंदर दिखता है। रिंग्ड प्लैनेट भी इसको इसलिए कहते हैं, ओनली प्लैनेट दैट हैज रिंग्स। ठीक है, 82 नॉन सैटेलाइट्स हैं, मतलब कि आप सैटर्न की बात करें तो 82 सैटेलाइट्स आपको बोलते हैं हम इसमें। और रेवोल्यूशन में ये 29 ईयर्स और 5 महीने लेता है, रोटेशन में ये 10 घंटे और 42 मिनट्स लेता है। ठीक है, यूरेनस पे आते हैं। ये आउटर मोस्ट प्लैनेट में आ गया, है ना, बाहर के प्लैनेट से बिल्कुल ये आउटर मोस्ट प्लैनेट है। और यूरेनस जो है वो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। वीनस क्या था, ईस्ट टू वेस्ट था। इसी तरह से यूरेनस, यूवी, इसी तरह से आप याद रख सकते हो, ये तो बहुत अच्छा हो गया, अभी अभी दिमाग में आया, यूवी, है ना, यू से यूरेनस, वी से वीनस, दोनों ही ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं, यूवी। ठीक है, बाकी जो है वेस्ट टू ईस्ट। और स्टार्स भी यहाँ लगा लेना, स्टार्स भी लगा लेना, वो भी ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। ठीक है, तो यू वी एस, ठीक है, यूवीएस। और कुछ बन सकता है इसका, एस यू वी, सब, बस नहीं, यूवीएस। ठीक है, उसके बाद है रोटेशन जो, अच्छा जैसे हमने बोला कि हमारी जो अर्थ है उसका जो इक्वेटोरियल पॉइंट है वो 23.5 डिग्री मतलब कि टिल्टेड है। जो यूरेनस है ये जो टिल्टेड है वो बहुत ज़्यादा टिल्टेड है, ठीक है, बहुत हाईली टिल्टेड है। और रेवोल्यूशन में 84 ईयर्स लेता है, रोटेशन में 17.2 आवर्स लेता है। ओके, अब आएंगे हम नेपट्यून पे। नेपट्यून जो है आपका ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बस ये याद रखेंगे कोल्डेस्ट है ये, क्योंकि बहुत बिल्कुल दूर है ना। कोल्डेस्ट प्लैनेट हो गया। रेवोल्यूशन में 165 ईयर्स लेता है, रोटेशन में 16.1 आवर्स लेता है। अदर मेंबर्स की बात करें, बस यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म कर दूंगी मैं।
अदर मेंबर्स की बात करें तो एस्टेरॉइड्स आएगा। एस्टेरॉइड्स आपको पता है, मैंने बताया था, वो बेल्ट है ना। मार्स है, ये जुपिटर है, इसके बीच में जो भी है वो एस्टेरॉइड्स है। लार्ज गैप होता है मार्स और जुपिटर के बीच में, और वो जो गैप है, बहुत ज़्यादा गैप होता है मार्स और जुपिटर के बीच में, क्योंकि मार्स तक इनर प्लैनेट है, जुपिटर से आउटर प्लैनेट स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो गैप है, उस गैप में स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं बहुत सारे, जो सन के, वो भी सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं, उनको हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आया था, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था केवीएस में, नहीं DSSS में। तो टीचिंग एग्जाम से पूछा जा रहा है ना, तो इसका मतलब ज़रूरी है। उसके बाद कॉमेट की बात करें, कॉमेट्स जो हैं वो जनरली दे अपीयर जनरली एज अ ब्राइट हेड विद अ लॉन्ग टेल। सिंपल सी बात है, वो कुछ इस तरह से होता है, ब्राइट सा हेड होता है इसका, और ऐसे कुछ इसकी टेल होती है ना, ऐसे कुछ होता है वो। कितना गंदा बनाती हूँ मैं यार ये सब, मतलब ऐसा है ना, ब्राइट हेड होता है इसका और लॉन्ग टेल होती है इसकी, और दे रिवॉल्व अराउंड सन इन हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। कैसे ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं? इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में। और जो देखो क्या होता है, कॉमेट्स ना ओकेजनली दिखते हैं, ठीक है, ओकेजनली दिखते हैं। अच्छा, इसमें हेलेस कॉमेट एक ऐसा कॉमेट है जो 76 ईयर्स बाद दिखता है। लास्ट हमें ये 1986 में दिखा था। तो अब काउंट करना जरा, अब हमें आगे ये कब दिखेगा। ठीक है, कौन सा? हेलेस कॉमेट एक ऐसा कॉमेट है जो हमें ओकेजनली दिखाई देते हैं, सॉरी, जो कॉमेट्स हैं हमारे वो ओकेजनली दिखाई देते हैं, पर हेलेस कॉमेट जो है वो 76 ईयर्स बाद दिखाई देता है। ठीक है, फाइन। चलिए आगे बढ़ेंगे, और इसको काउंट करके जरा बताना मुझे, है ना, इसको काउंट करके बताना कि कब दिखने को मिलेगा आगे। तो ये जो कॉमेट्स हैं वो हमें ओकेजनल यानी कभी कभी दिखते हैं, कभी कभी ही दिखते हैं। ठीक है, कभी कभी दिखते हैं, और उसमें से हमारा जो हेलिस कॉमेट है वो 76 साल पहले हमें, मतलब हर 76 सालों में दिखता है। ओके, आगे बात करेंगे मीटियोर्स एंड मीटियोराइट्स की। ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, सिंपल आपको याद रखना है। मीटियोर्स जो है शूटिंग स्टार्स होते हैं और स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और मीटियोराइट्स होते हैं, ये लार्ज ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अर्थ में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा इसमें नहीं आपको दिखना है। उसके बाद आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती हैं कुछ हमारी, जो हम अर्थ से भेजते हैं ऊपर, और कुछ नेचुरल सैटेलाइट्स भी होती हैं। अच्छा, जो आर्यभट्ट थी वो पहली इंडियन सैटेलाइट थी, पहली इंडियन आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर्यभट्ट रही है। और जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट का काम है वो वेदर फोरकास्टिंग, वेदर के बारे में बताना, उसके बाद ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स, यूज फॉर टेली कम्युनिकेशन, रिमोट सेंसिंग, इन चीज़ों में ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का यूज़ किया जाता है, ज़रूरी होती है इस वजह से। और आर्यभट्ट हमारी फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट रही है। मीटियोर्स एंड मीटियोराइट्स के बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद रखना है कि जो मीटियोराइट्स हैं वो लार्ज ऑब्जेक्ट्स होते हैं काफ़ी, और ये अर्थ में एंटर कर जाते हैं। मीटियोर्स जो हैं ये शूटिंग स्टार्स कहलाते हैं, और ये स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, खत्म हो गया। कॉमेट्स क्या थे? कॉमेट्स टेल वाला था जिसकी हेड ब्राइट थी, और हेलेस कभी कभी दिखते हैं, जिसमें से हेलेस कॉमेट है जो 76 सालों में हमें एक बार दिखता है। लास्ट हमें 1986 में दिखा था। एस्टेरॉइड्स हैं हमारे, और हमारे ये सारे कोल्डेस्ट प्लैनेट नेपट्यून। अच्छा, हॉटेस्ट वीनस, और बताना है मुझे, ब्राइटेस्ट वीनस बिल्कुल, और लार्जेस्ट जुपिटर। गुड, ठीक है ना, मैं खुद ही आंसर कर रही हूँ, तो आप, आई होप आप अपने मन में आंसर कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलो, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।